लोगों को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की आसाम की यूनिट ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजकर उनके बीच में जाकर उनके दर्द में शामिल होकर बाढ़ राहत का काम करने का फैसला लिया है। मैं पूरे आम आदमी पार्टी असम यूनिट के सभी पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब को, हमारे इंचार्ज राजेश शर्मा जी को और सारे टीम के मेंबर्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूं इस काम के लिए। ये एक सराहनीय प्रयास है, अच्छा कार्य है और जब भी कहीं आपदा और परेशानी होती है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी असम के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर लोगों की सेवा करें, उनकी मदद करें। लेकिन बाढ़ जैसे मुद्दे पर आज अगर हम असम की बात करें तो ये एक परमानेंट समस्या हो गई है। 20 से 22 जिले आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, बाढ़ में डूबे हुए हैं। 20 से 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ये कोई पहला साल 2022 का नहीं है। हर साल बाढ़ एक गंभीर और विकराल समस्या के रूप में असम में आती है। इसके बारे में योजनाएं बनती हैं, हजारों करोड़ का फंड आता है, वो फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और फिर अगले साल बाढ़। ये वर्षों से ये सिलसिला चला रहा है। ये रुकेगा कब? इस पर विराम कब लगेगा? कब लोगों को बरसात के मौसम में इस बात की चिंता नहीं सताएगी कि उनका घर डूब जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी, वो सड़कों पर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे? कब ऐसा दिन असम के लिए आएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसी एक साल बाढ़ आए और उसमें सरकार राहत का कार्य करे, केंद्र सरकार राहत का कार्य करे, पॉलिटिकल पार्टी जाके राहत का कार्य करे, वो एक आपदा के तौर पे समझा जा सकता है। कभी कश्मीर में आती है, कभी गुजरात में आती है, कभी तमिलनाडु में सुनामी आई। लेकिन अगर हर साल बाढ़ आ रही है असम में और हर साल लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, उनके घर टूट रहे हैं, उनके आसियाने उजड़ जा रहे हैं, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। इसका एक समाधान जो हमेशा के लिए हो, वो समाधान खोजना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की भेंट जो बाढ़ राहत के लिए आने वाला पैसा चढ़ जाता है, उसकी जांच करानी पड़ेगी। कौन कौन से लोग शामिल हैं जो बाढ़ के नाम पर, राहत के नाम पर भी पैसा खा रहे हैं, करोड़ों रुपए खा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नितिन गडकरी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर दावा किया था कि हम बाढ़ को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी की गहरी खुदाई करा रहे हैं और करा चुके। दोनों तरफ सड़कों का निर्माण कराएंगे, हाईवेज बनाएंगे। वो जमीन पर कितना सच हुआ ये आप सारे लोग जानते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन असम के साथ ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों है, एक बड़ा सवाल है। बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की एक लंबे समय से मांग रही है असम के लोगों की, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार को, अब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो असम की जनता के हित में राजनीति सोचे बगैर ये फैसला लेना चाहिए कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। बाढ़ से परमानेंट लोगों को राहत मिल सके, इसकी एक योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाए और उसको जमीन पे पूरा करके दिखाए।
जंगलों की जो कटानें होती हैं, जो घरों के निर्माण होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बाढ़ के लिए बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे बिंदुओं पर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और आम आदमी पार्टी के लोग राहत सामग्री लेकर उन बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाएंगे। जो भी हमने अपने प्रयास से एकत्रित किया है और जाकर उनके बीच में, बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर उनके बीच में राहत का कार्य करेंगे। यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा असम के बाढ़ की समस्या को लेकर राजनीति चला रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आसाम की समस्या को लेकर केंद्र सरकार को अब संजीदगी और गंभीरता दिखाने की जरूरत है। मैंने जैसा आपसे कहा कि किसी एक साल बाढ़ आ जाए तो उसको ये माना जा सकता है कि ये एक आपदा आ गई। कहीं अगर भूकंप आ जाए तो माना जा सकता है कि ये भूकंप आ गया, ये आपदा आ गई, इसमें मदद करनी चाहिए। कहीं तूफान आ गया, हाँ ये तूफान आ गया। लेकिन अगर बारिश का महीना आता है तो पूरे देश के किसी भी हिस्से में लोग कुछ भी सोचते हो, लेकिन आसाम के बारे में लोग मान के चलते हैं कि यहां तो बाढ़ आनी ही आनी है। ये एक बहुत दुखद स्थिति है, बहुत पीड़ादायक स्थिति है। अगर ऐसी हालत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाएगी तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक समाधान निकालना चाहिए कि कैसे तटबंधों का निर्माण हो, कैसे ब्रह्मपुत्र की खुदाई हो, कैसे ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे बाढ़ के समय में लोगों को अपना घर ना छोड़ना पड़े, लोगों की प्रॉपर्टीज बर्बाद ना हो। सेंट्रल पैकेज जैसे घोषित नहीं किया जैसे हर राज्य पर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट? बिल्कुल पैकेज घोषित करना चाहिए और पैकेज दो तरीके से घोषित करना चाहिए। एक पैकेज घोषित करना चाहिए अभी तत्काल जो समस्या है उसकी राहत के लिए। दूसरा पैकेज घोषित करना चाहिए कि परमानेंट इसका सॉल्यूशन बाढ़ का कैसे हो सकता है। इसमें केंद्र सरकार अपना कंट्रीब्यूशन दे, राज्य सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन दे और पार्लियामेंट का जो सेशन आएगा उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे जो मेंबर्स हैं, हम लोग ये सवाल को पार्लियामेंट में भी मजबूती से उठाएंगे। राज्यसभा में इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा कि ये हमेशा वर्षों से जो बाढ़ की समस्या आसाम के लोगों को झेलनी पड़ रही है, बर्दाश्त करनी पड़ रही है, इससे राहत दिलाने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती। तो जो राहत है वो दो स्तर पे देनी पड़ेगी। एक अभी जो तत्कालिक समस्या है, जो एक विकराल रूप ले चुकी है बाढ़ के रूप में, और दूसरा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। देखा गया कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो निर्वाचन के प्रसार में आते हैं तो कोई फेस्टिवल में आते हैं, कोई इवेंट में अब आते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो समस्या हो रहा है हापुड़ में हो या आसाम में सभी डिस्ट्रिक्ट में हो, अभी तक कोई भी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री कोई भी नहीं आता है। नहीं, देखिए बिल्कुल आना चाहिए और खास तौर से गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल उनकी जानकारी में भी होगा, ऐसा नहीं है। टीवी में, मीडिया में हर जगह खबरें आ रही हैं बाढ़ की। तो इसमें क्या वो कदम उठा सकते हैं, क्या राहत दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके उनको तत्काल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसमें हम कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीति नहीं करना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। ये हर साल जो बाढ़ लोगों के लिए अभिशाप बन गई है आसाम में, इससे कैसे राहत मिलेगी, इसके बारे में एक परमानेंट सॉल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए। आप लोग के हिसाब से बाढ़ का जो समस्या है, आपको परमानेंट समस्या के लिए कौन सा एजेंडा है? देखिए, एक तो जो जानकारी यहाँ के साथियों से मिली कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो गहराई थी वो लगातार कम हुई है, जिसके कारण से पानी
का बहाव तेज हो जाता है, बह जाता है, पानी नीचे तक नहीं जा पाता। और एक ये है कि अगर उसको गहरा किया जाए और उसकी खुदाई की जाए, जिसका दावा भी किया नितिन गडकरी जी ने, अगर वो काम किया जाए तो वो एक रास्ता हो सकता है। तटबंधों का जो निर्माण किया जाता है उसमें कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। एक कोई कोर्ट केस भी हुआ है जिसमें 80 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। जो राहत का पैकेज आता है 4000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 100 करोड़, 200 करोड़, जब जब भी राहत के नाम पे पैसा आता है उसमें भी अनियमितता होती है, करप्शन होता है, वो पूरा पैसा भी जमीन पे खर्च नहीं हो पाता। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब बाढ़ आए, जब आपके ऊपर आफत आ जाए, उस टाइम में समस्या का समाधान तुरंत खोजेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो आफत आई है, उस आफत से कैसे राहत मिलेगी इसके लिए समाधान खोजिए। लेकिन जब ये बाढ़ से राहत मिल जाए, उसके बाद का जो समय है, उस समय एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से बाढ़ से कैसे राहत मिल सकती है, इसको जमीन पे काम करने की जरूरत है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को। एक शहर पूरी तरह से खत्म हो गया, अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या केंद्र रेल मंत्री हो, कोई भी अभी नहीं आया, खबर लेने कोई नहीं गया, तो क्या लगता है आपको? लोग जैसे देखिए, ये एक संवेदनहीनता को प्रकट करता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आपके राज्य में इतनी विकराल समस्या है तो मुख्यमंत्री जी को जरूर उन इलाकों का दौरा करना चाहिए, और वहां पर जाकर अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी अधिकारियों में भी एक दबाव बनता है, और वो काम की जो गति होती है लोगों के बीच में राहत कार्य करने की, उसमें भी तेजी आती है। तो अब वो क्यों जायजा लेने नहीं गए, क्यों अब तक नहीं गए इन इलाकों में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे मैं इसको सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये उनकी संवेदनहीनता है, उनको और ही तेजी के साथ इसमें काम करने की जरूरत है। थैंक यू। आप आ गए हैं असम में, तो आपका मतलब होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, संगठन का निर्माण और संघर्ष, दो रास्ते से कोई पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ती है। आसाम के लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं यहाँ के, एजुकेशन के हों, हेल्थ के हों, बिजली के हों, पानी के हों, बाढ़ के हों, इस पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी तो जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, उसका विस्तार होगा, जन समर्थन बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी अपने मॉडल के जरिए, अपने काम के जरिए राज्य दर राज्य बढ़ रही है। अगर हम दिल्ली में आए तो अपने काम के जरिए, पंजाब में अगर हमारी सरकार बनी है तो हम वहां लगातार किसानों के लिए, अभी आपने देखा 2 मॉडल आप देख सकती हैं। 1 साल तक मोदी जी के सामने किसान बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, और फिर मजबूरी में उनको तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। एक मॉडल हमारा है कि किसान अगर हमारे खिलाफ आंदोलन पे आए तो 1 दिन के अंदर गले लगाकर भगवंत मान जी ने उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो हम लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीरता से सोचते हैं, संवेदनशील है। पहली कैबिनेट में 26,500 नौजवानों को रोजगार देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का फैसला पंजाब की कैबिनेट ने लिया, भगवंत मान जी की सरकार ने लिया। असम में हम ना तो विपक्ष में है ना सत्ता में है, लेकिन विपक्ष सिर्फ नंबर से नहीं होता है कि विधानसभा में आपके अगर 50 एमएलए हैं तभी आप विपक्ष हैं, नहीं। विपक्ष होता है जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने वाला, उस पर संघर्ष करने वाला, उस पर आवाज लगाने वाला। तो वो विपक्ष की भूमिका पूरे आसाम के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी तैयार कर रही है, और जो भी लोगों के इश्यूज होंगे उसमें खुद से जाके राहत कार्य में हिस्सा लेने की जरूरत हो, या सड़क पर संघर्ष करने की जरूरत हो, लाठी खाने की जरूरत हो, जेल जाने की जरूरत हो, वो सब हम करेंगे, और उसके लिए एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे। फिलहाल अभी जो सबसे पहली जरूरत है वो बाढ़ के मौके पर काम करने की जरूरत है, जो हमारे साथी करने के लिए तैयार है।